हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं टी.एस. इलियट और आज के लेक्चर में हम टी.एस. इलियट के जो वर्क्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। उतनी डिटेल जितनी की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आज उनका एक बड़ा फेमस वर्क हम लेते हैं, लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसकी अगर बात करें तो ये टी.एस. इलियट ने लिखी और उन्होंने इस पोएम को लिखना शुरू किया था इन द ईयर 1910। स्टार्टेड राइटिंग दिस पोएम इन 1910, 1910 में लिखना शुरू किया था। और इस पोएम की अगर ख़ास बात बताएं तो ये पोएम क्या है, एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग के रूप में लिखी गई है। क्लियर फ्रेंड्स, ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग। और ये जो पोएम है ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी इन जून 1915, 1915 में इन पोएट्री एक मैगजीन थी अ मैगजीन ऑफ वर्स। उस मैगजीन ऑफ वर्स में ये पोएम पब्लिश हुई फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1915। कब पब्लिश हुई? 1915 में। लिखना शुरू किया था 1910 में, 1910 में। क्लियर फ्रेंड्स? तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन जून 1915 इन पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स। इस मैगजीन में फर्स्ट टाइम ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी, पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स में। बात क्लियर? इसके बाद क्या हुआ, ये इंक्लूड कर दी गई कब, एक इनका जो फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, उसमें जो पब्लिश हुआ था 1917 में। क्लियर हो गई बात? लेटर पब्लिश्ड इन प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। और ये कब पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स? इन 1916। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? अब बात करते हैं ये पोएम एक्चुअल में क्या है। जो 19th सेंचुरी में रोमांटिक वर्स थे उनसे एक माइग्रेशन है, एक शिफ्ट है जो जॉर्जियन लिरिक है मॉडर्निज्म का, उस जॉर्जियन लिरिक की तरफ। कहाँ से फ्रेंड्स? 19th सेंचुरी रोमांटिक वर्स से जॉर्जियन लिरिक ऑफ मॉडर्निज्म। बात क्लियर हो गई? तो यू कैन से इट इज सीन एज अ शिफ्ट कि इसको देखा जाता है एक शिफ्ट के रूप में फ्रॉम द 19th सेंचुरी रोमांटिक वर्सेस, 19th सेंचुरी के रोमांटिक वर्सेस से एंड और कहाँ, टू जॉर्जियन लिरिक्स ऑफ मॉडर्निज्म। पॉइंट क्लियर हो गया? इसको एक ऐसे एक शिफ्ट के रूप में देखा जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये जो पोएम है ये क्या है, इसमें ऑथर ने एक टेक्निक होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, उसको यूज़ किया है। यहाँ जो नरेटिंग है, जो नरेशन हो रही है, अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक जो कैरेक्टर है वो जो नरेट कर रहा है, उस नरेशन में जो यूज़ हुई है टेक्निक वो हुई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम डिटेल टर्म्स में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो द पोएट यूजेस द स्ट्रीम ऑफ
कॉन्शसनेस टेक्निक। बात क्लियर? TECHNIQUE। और ख़ास बात यह है कि जैसे पोएम को नाम दिया है लव सॉन्ग, तो ये क्या है, कोई लव सॉन्ग नहीं है। जो ट्रेडिशनल सेंस होता है उस ट्रेडिशनल सेंस में ये कोई लव सॉन्ग नहीं है। जैसा कि नाम हमें दिख रहा है कि लव सॉन्ग है, ट्रेडिशनल कोई लव सॉन्ग नहीं है। तो यू कैन से इट इज़ नॉट अ लव सॉन्ग इन अ ट्रेडिशनल सेंस। तो चलिए जो पॉइंट हमने लिखे हैं उनको एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो बात करें द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉफ। इसकी राइटिंग ऑथर ने शुरू की थी, कब लिखना शुरू किया था, 1910 में, 1910 में। ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है और इसको 1915 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स में। और इसके बाद बात करें तो बाद में ये पोएम पब्लिश हुई, जो इनका एक कलेक्टिव वॉल्यूम था जिसमें कुछ पोएम्स थी प्रूफरोक के साथ। तो उनमें टाइटल था उसका प्रूफरोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, और ये पोएटिक वॉल्यूम आया था इनका 1917 में। एक्चुअल में ये क्या है, इस पोएम को एक शिफ्ट के रूप में देखा जाता है 19th सेंचुरी का जो रोमांटिक वर्सेज हैं उससे जॉर्जियन लिरिक ऑफ मॉडर्निज्म की तरफ। क्लियर फ्रेंड्स? और इसमें ऑथर ने जो टेक्निक यूज़ की है वो की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। और आगे अगर बात करें तो जैसा नाम से हमें दिख रहा है एक लव सॉन्ग, तो एक ट्रेडिशनल सेंस में ये कोई लव सॉन्ग नहीं है। सारे पॉइंट्स क्लियर? चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल में ये जो पोएम है ये एनालाइज करती है माइंड को एक लवर के, हु इज़ अनेबल टू मेक ए डिसीजन अबाउट मेकिंग द प्रपोजल टू द लेडी। एक ऐसा आशिक, एक ऐसा प्रेमी जो अनेबल है एक डिसीजन लेने में एक लेडी के प्रति प्रपोजल को। बात क्लियर है? तो द पोएम एनालाइजेज द माइंड ऑफ द लवर कि पोएम एनालाइज करती है, क्या एनालाइज करती है, द माइंड ऑफ द लवर हु इज अनेबल टू मेक ए डिसीजन कि जो अनेबल है डिसीजन को लेने के लिए अबाउट मेकिंग द प्रपोजल टू द लेडी। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये पोएम आपने पढ़ी भी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं सलाह देता हूं कि इसको पढ़ जरूर लेना। वास्तव में बड़ी प्यारी पोएम है, मेकिंग द प्रपोजल टू द लेडी। पोएम पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको मजा आएगा। तो द पोएम एनालाइजेस द माइंड ऑफ द लवर। एक पोएम एक ऐसे प्रेमी के, एक ऐसे लवर के माइंड को एनालाइज करती है हु इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन अबाउट मेकिंग द प्रपोजल टू द लेडी। कि जो अनेबल है डिसीजन, प्रपोजल का डिसीजन लेने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो यहाँ कैरेक्टर है फ्रेंड्स प्रूफरोक, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, एक स्प्लिट पर्सनालिटी को। क्लियर? एक विभाजित पर्सनालिटी को ये एक्सप्रेस करता है। कौन? प्रूफरोक। रिप्रेजेंट्स अ स्प्लिट पर्सनालिटी। बात क्लियर हो गई?
ही शोज अ पैरालिसिस ऑफ द विल। विल जो इच्छा शक्ति है उसका एक पैरालिसिस वो शो करता है, और एक्चुअल में वो क्या है, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है। वो एक मिडिल एज्ड मैन है। क्लियर फ्रेंड्स? और मिडिल एज्ड मैन है, बताया कि ही शोज द पैरालिसिस ऑफ विल, और इसी के साथ साथ ही इज इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड। इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है। ही शोज अ पैरालिसिस ऑफ द विल। Will he is emotionally frustrated। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? द पोएम रिफ्लेक्ट्स द डिलेमा। पोएम बताती है एक डिलेमा को, एक दुविधा को, और इनडिसिसिवनेस को, निर्णय न लेने की क्षमता को। और किस में? ऑफ अ मॉडर्न मैन। चूंकि मॉडर्न एज में लिखी गई तो मॉडर्न मैन में, और जो एक्चुअल में मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन है उसमें क्या है, एक जो डिलेमा और इनडिसिसिवनेस है उसको ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यानी यहाँ इस कैरेक्टर के माध्यम से ऑथर क्या बता रहे हैं, एक निर्णय न लेने की क्षमता, इनडिसिसिवनेस, और डिलेमा, एक दुविधा को। बात क्लियर? तो द पोएम रिफ्लेक्ट्स द डिलेमा और फ्रेंड्स जो डिलेमा है इसकी स्पेलिंग बड़ी पूछी जाती है, देख लेना, DILEMMA। इसमें पहली बात तो L सिंगल है और M डबल है। तो डिलेमा एंड इनडिसिसिवनेस, आगे लिख देता हूं, यहां वर्ड पूरा नहीं आएगा। इनडिसिसिवनेस, बात क्लियर हो गई? ऑफ अ मॉडर्न मैन इन अ मॉडर्न अर्बन सोसाइटी। की पोएम रिफ्लेक्ट करती है एक डिलेमा को और इनडिसिसिवनेस को, एक मॉडर्न मैन के, एक मॉडर्न अर्बन सोसाइटी में, एक मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन में। इस पोएम के एपिग्राफ की बात करें तो वो लिया गया है डेंटेज इन्फर्नो से। डेंटेज इन्फर्नो। बात क्लियर फ्रेंड्स? और पोएम रिफ्लेक्ट करती है, इसके अलावा ये बताती तो है, डिलेमा और इनडिसिसिवनेस को बताती है, लेकिन इसी के साथ साथ बैरननेस एंड फ्यूटिलिटी। बैरननेस और फ्यूटिलिटी है लव एक्सपीरियंस किसका, एक मॉडर्न एज में जो लव एक्सपीरियंस है उसके बैरननेस को और उसकी फ्यूटिलिटी को भी ये पोएम एक्सप्रेस करती है, रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर फ्रेंड्स? रिफ्लेक्ट्स the barrenness and futility बैरननेस को, बंजरता को और तुच्छता को, ऑफ लव एक्सपीरियंस इन द मॉडर्न एज। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो पॉइंट यहाँ हमने क्या क्या डिस्कस किए कि जो पोएम है वो एनालाइज करती है एक लवर के माइंड को, हु इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन अबाउट मेकिंग द प्रपोजल टू अ लेडी। कि जो एक डिसीजन, प्रपोजल जिसको करना है, एक ऐसा लवर जिसको प्रपोजल करना है और वो उस प्रपोजल के लिए ही डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो और दूसरी बात प्रूफरोक है, एक स्पिरिट पर्सनैलिटी के रूप में यहाँ दिखाया गया है। ही शोज अ पैरालाइसिस ऑफ द विल।
विल इच्छा शक्ति का पैरालाइसिस, और इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड वो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है। कौन? जो अल्फ्रेड जे प्रूफ्रोक है। क्लियर फ्रेंड्स? और पोएम रिफ्लेक्ट्स द डिलेमा एंड इनडिसिसिवनेस ऑफ अ मॉडर्न मैन। एक मॉडर्न मैन के, एक आधुनिक काल के, एक आधुनिक युग का जो व्यक्ति है उसकी क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में उसकी डिलेमा को ये पोएम, उसकी दुविधा को और निर्णय न लेने की शक्ति को ये पोएम बताती है। इसका एपिग्राफ की बात करें तो डेटे इन्फर्नो से लिया गया है, और पोएम रिफ्लेक्ट करती है बैरननेस को और फ्यूटिलिटी को और लव एक्सपीरियंस इन द मॉडर्न एज। बात क्लियर? तो ये तो फैक्ट्स थे पोएम के बारे में। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ओपनिंग, लेट अस गो देन यू एंड आई। लेट अस गो देन यू एंड आई, ओपनिंग लाइन, बड़ी प्यारी लाइन। तो चलिए पहले तो इसको नोट कर लें, फिर आगे पोएम की लाइंस भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पोएम की लाइन की बात कर लेते हैं। लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट अस गो देन यू एंड आई। यहाँ जो हम लाइन की बात कर रहे हैं, हम ओनली इंपॉर्टेंट लाइन को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पोएम हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद एक बड़ी प्यारी लाइन आती है, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. क्लियर फ्रेंड्स? देखिए कितनी प्यारी यहाँ सिमिली ऑथर ने यूज की है, लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड, इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। अब देखिए इसको ज़रा समझ ले लाइन को, कि when the evening is spread out against the sky, जब इवनिंग जो है वो स्काई में स्प्रेड होती है, जब आसमान में जो शाम है जब वो फैलती है, वो दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है? जैसे कि एक पेशेंट टेबल पर इथराइज्ड होता है। इथराइज्ड क्या होता है फ्रेंड्स? एक्चुअल में जब किसी पेशेंट को कोई सर्जरी की जाती है तो उसको पहले एंथेसिया दिया जाता है। तो एंथेसिया देने से क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है, और जो बेहोश होने का काम है इसमें पहले ईथर से किया जाता था। तो यहाँ जो वर्ड ऑथर ने यूज़ किया है इथराइज्ड। ईथर एक अल्कोहलिक जो लिक्विड होता है, वो नशा देने के काम में आता है, जिसको सूंघ के आदमी को नींद आ जाती है। तो वहाँ ये सिमिली ऑथर यूज़ कर रहा है कि जैसे एक पेशेंट को जब ईथर दे दिया जाता है, जैसे वो टेबल पे फैल जाता है, उसी तरह आसमान में क्या होता है, इवनिंग वो स्प्रेड हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे एक लाइन है बड़ी प्यारी, इन द रूम द वुमन कम एंड गो। In the room women come and go, क्योंकि प्लूरल यहाँ यूज़ किया है ऑथर ने कि रूम में महिलाएं आती हैं और जाती हैं। टॉकिंग ऑफ माइकलैंग्लो। अब देखिए यहाँ एक रेफरेंस राइटर ने दे दिया माइकलैंग्लो, MICHELANGELO, माइकलैंग्लो। और माइकलैंग्लो कौन थे? एक इटालियन स्कल्पचर थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे और पोएट थे, जो हाई रेनेसां में पैदा हुए थे। कहाँ? इटली में। क्लियर फ्रेंड्स? और इटली में भी फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस में वो पैदा हुए थे। तो वहाँ ऑथर यहाँ उनका रेफरेंस दे रहा है कि जो महिलाएं हैं वो रूम में आती हैं और जाती हैं, वो माइकलैंग्लो की बात करते हुए।
बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी प्यारी लाइन आती है, देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस, देयर विल बी टाइम there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet, to prepare a face there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. क्लियर फ्रेंड्स, कि एक समय आएगा टू प्रिपेयर अ फेस, कि एक जो चेहरा है वो तैयार रहेगा टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, उन चेहरों से मिलने के लिए जिससे आप मिलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, और बड़ी खतरनाक लाइन कह दी आगे, देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। क्लियर फ्रेंड्स। और एक और इससे भी प्यारी लाइन आती है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं किसी यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकूं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए लाइन्स रिवाइज कर लेते हैं, और बड़ी प्यारी लाइन अभी आएंगी इसमें। एक जगह तो उन्होंने इवन हैमलेट से भी तुलना की है। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ table. In a room, women come and go, talking of Michelangelo. There will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. And there will be time to murder and create. Do I dare disturb the universe? Clear friends? तो चलिए enjoy कर रहे होंगे, नोट करते रहिए लाइन्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और इस पोएम की सबसे प्यारी लाइन, और इवन यू कैन से माई फेवरेट लाइन, आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। क्लियर फ्रेंड्स। आई हैव मेजर्ड आउट, एक वर्ड आउट भी है इसमें, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। अगर टी.एस. इलियट की कोई लाइन सबसे प्यारी लगती है तो मुझे ये लाइन सबसे प्यारी लगती है। क्लियर फ्रेंड्स। हालांकि बहुत कुछ है टी.एस. इलियट का जो अच्छा लगता है, लेकिन उस कंप्लीट पोएट्री से ये लाइन मुझे बेस्ट लगती है कि आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, कि मैंने तो अपनी लाइफ को कॉफ़ी स्पून से नापा है। क्लियर। और आगे एक लाइन में वो कहते हैं, आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर। आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर, और इसलिए कोई बड़ा मैटर भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, प्रॉफिट कहते हैं फ्रेंड्स किसी दूत को, देवदूत को प्रॉफिट कहा जाता है, कि कोई मैं प्रॉफिट नहीं हूँ, और इसीलिए कोई बड़ा मैटर भी नहीं है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस, द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस flicker.
और फ्रेंड्स लाइट में फ्लक्चुएशन हो गया। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है, लोड बढ़ रहा है, तो ये लाइट में ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये आप फील कर रहे होंगे। सुबह भी जब मैं 4 बजे सो के उठा लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, तो बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, तो लगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, कैसे लेक्चर रिकॉर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर थोड़ा कांस्टेंट हुई, फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और अब फिर फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो हो सकता है ये आपको ये ब्लर कुछ दिखे या विजुअल्स ख़राब दिखे, क्वालिटी कैसी दिख रही है वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बता दें। अगर ये नहीं हुआ फ्लक्चुएशन तो इसमें कुछ देखेंगे, इसमें कुछ जैसे भी होगा इलेक्ट्रिशियन को बुला के जो भी हो, या लाइट चेंज करनी हो। चलिए आगे बड़ी प्यारी लाइन कि आई एम नो प्रॉफिट, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं कोई देवदूत नहीं हूँ, और इसलिए कोई बड़ा मैटर भी नहीं है। क्या नहीं है कि आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लेकर, कि मैंने तो अपनी महानता के जो मोमेंट है उनको मैंने जाते हुए देखा है। क्लियर फ्रेंड्स। और आगे एक बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन, कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे मन में है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको कहना क्या है, इम्पॉसिबल है। क्लियर फ्रेंड्स। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन, कि मैं जो कहना चाहता हूं, जो मेरे कहने का अर्थ है, उसको कहना इम्पॉसिबल है। क्लियर फ्रेंड्स। एक से एक प्यारी लाइन। अगर आपने जे प्रूफरॉक को पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपने पूरा टी.एस. इलियट पढ़ लिया, उसकी पूरी फिलॉसफी उस ऑथर की समझ में आ जाएगी, और इसके बाद बचा कुछ आपको मिल जाएगा किस में, वेस्टलैंड में। क्लियर फ्रेंड्स। वो भी बड़ी प्यारी पोयम है। चलिए और आगे ये अल्फ्रेड जे प्रूफरॉक एक बात और कहता है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, कि मैं तो कोई प्रिंस हैमलेट नहीं हूं। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूं, नॉर वॉज मैंट टू बी, और ना ही मैं बनना चाहता, ना तो प्रिंस हैमलेट हूं, ना ही मैं बनना चाहता। क्लियर फ्रेंड्स। और आगे और कहते हैं कि आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, कि मैंने तो जो मरमेड्स होती हैं, मरमेड्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो मत्स्य कन्याएं होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मरमेड्स कहा जाता है। कि आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, मैंने तो मरमेड्स का भी एक दूसरे से जब वो गाती हैं उस गीत को मैंने सुना है। क्लियर फ्रेंड्स। आई हैव हर्ड क्या, द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, मरमेड्स को मैंने गाते हुए सुना है। आगे वो कहते हैं, आई एम लजारस, कि मैं तो लजारस हूं, कम फ्रॉम द हेल टू टेल यू ऑल, एक नया कैरेक्टर उन्होंने दे दिया, एक नए कैरेक्टर से अपने आप की तुलना कर दीजिए प्रूफरॉक ने, और वो कैरेक्टर है फ्रेंड्स लजारस। लजारस एक्चुअल में क्या था, एक मैरी और मार्था थी लेडी, उनका भाई था, जिसको जीसस ने मरने के 4 दिन बाद क्या किया था, रिवाइव किया था, जिंदा कर दिया था। तो उस कैरेक्टर से यहाँ उन्होंने तुलना की है कि आई एम लजारस कम फ्रॉम द हेल टू टेल यू। अभी आपको मैं केवल लाइन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसको पूरी पोएम को एक्सप्लेन किया जाता तो और आपको मज़ा आता पोएम को पढ़ने में। अगर आपको मिल जाती है तो ज़रूर आप पोएम पढ़ लें, आप वास्तव में एंजॉय आप करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। और चलिए एक लाइन और हम इस पोएम की बात करते हैं कि टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, आपके लिए समय और मेरे लिए समय। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी,
क्लियर फ्रेंड्स, टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजन। और जो समय है वो किसके लिए है? 100 इंडिसीजन के लिए है, सैकड़ों जो इंडिसीजन है उनके लिए है। क्लियर फ्रेंड्स, एंड टाइम फॉर 100 इंडिसीजन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए रिवाइज कर लेते हैं लाइन्स को कि आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, कि मैंने तो अपनी लाइफ को कॉफ़ी स्पून से नाप लिया है। और आगे कह रहे हैं मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ और इसलिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, मैंने तो अपनी ग्रेटनेस को फ्लिकर होते हुए, चुटकी में उड़ते हुए मैंने देखा है। और आगे कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन, मैं जो कहना चाहता हूँ वो कहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और आगे कहते हैं कि मैं कोई प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ और ना ही मैं उसके लिए बना। क्लियर? और आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, मैंने तो मरमेड्स होती हैं जो मत्स्य कन्याएं होती हैं, उनको भी मैंने एक दूसरे से गाते हुए सुना है। और आगे वो अपनी तुलना करते हैं किससे? एक कैरेक्टर है लजारस, लजारस से। लजारस कौन है? मैरी और मार्था का भाई था जिसको जीसस ने रिवाइव कर दिया था। बात क्लियर है? और आगे कहते हैं टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, आपके लिए टाइम है, मेरे पास टाइम है, एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजन। और किसके लिए टाइम है? 100 इंडिसीजन के लिए टाइम है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, और एन्जॉय क्या होगा आपने, मैंने भी एन्जॉय किया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टी.एस. इलियट की कुछ और नई पोएम्स को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।